नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2026 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसमें मैं जो ग्रहों का प्रभाव जीवन की मुख्य चीज़ों पर होता है उसका विवरण करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल तो रेगुलरली आते ही हैं, बड़े ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी वीडियो आते ही हैं, और बाकी भी यथासंभव मैं कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाता ही हूँ। लेकिन जैसा मैं हर बार कहता हूँ, इन सभी राशिफल में एक राशिफल जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है वो है त्रैमासिक राशिफल, क्योंकि इसमें मैं आने वाले 90 दिनों में जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति में बदलाव हो रहे हैं उसकी एक विवेचना करता हूं। और जो व्यक्ति ये समझता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, अपितु एक मार्गदर्शन की विद्या है, उन लोगों के लिए बहुत काम आता है। क्योंकि ऐसे लोग अपने जीवन में ज्योतिषीय गोचरीय प्रभाव को समझकर अपने जीवन को उसमें ढालते हैं या उसको अपने जीवन में ढालते हैं। क्या अच्छा हो सकता है संभावितः उसका लाभ उठाते हैं, क्या बुरा हो सकता है संभावितः उससे बचने की कोशिश करते हैं। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है ये बहुत बड़े बदलाव ला रहा है। कुछ अगर हम चर्चा ही करें तो जुलाई में शुक्र केतु की युति होगी, जो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। बुध पतित होंगे, बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन है क्योंकि आपके लग्नेश है। गुरु और सूर्य की जोड़ी शिवराज योग बहुत अच्छा। शनि वक्री हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा क्योंकि लग्न पर प्रभाव होगा उनका तो थोड़ा इम्पैक्ट तो आएगा ही। अगस्त के महीने में शुक्र नीच के हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे? आपके लग्न में ही होंगे, क्योंकि वहीं पे नीच के होते हैं। बुध गुरु और सूर्य की जोड़ी होगी, 3 ग्रहों की जोड़ी अवश्य काफी बदलाव लाती। लेकिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है अगस्त में, इसलिए अगस्त का महीना थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा तंग कर सकता है। इसके बाद सितंबर के महीने में आपके लग्नेश ही लग्न में आ जाएंगे, उच्च की अवस्था के हो जाएंगे यानी कि बुध, और बहुत ही स्ट्रांग नीच भंग राजयोग बनेगा गुरु मंगल का। तो ये तो कुछ हाइलाइट्स थी जिनकी मैंने चर्चा करी है, और बहुत कुछ घटित हो रहा है और यही विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, वर्गो है, दोनों ही देख सकते हैं। कई बार बताने का मेरा प्रयास होता है कि राशिफल अलग अलग नहीं बना सकते, आपको जहां से रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। अब कोई बोले कि मेरी चंद्र राशि कन्या है, मैं इसको देखना चाहता हूं, देख सकते हैं। कोई अब कल को कोई बोले मेरा जोडिएक है ये, अब मैं अलग से तो ना उसके लिए राशिफल बना सकता हूं, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पे है। मेरा मत है भारतीय ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष का आधार लग्न है। तो अगर आपका टाइम कंफर्म है, कुंडली का आपको पता है कंफर्म है, तो लग्न से देखिए, नहीं पता तो चंद्र राशि से देखिए। लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल हमेशा लग्न ही होता है। 7:30 आदि की वीडियोस चंद्र राशि से देखनी चाहिए, वहीं से वो देखते हैं। तो शुरू करते हैं। कुछ बहुत ही विशिष्ट उपाय वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरू करते हैं जुलाई के महीने के साथ। पहला जो गोचर होगा वो शुक्र का होगा, और वो आपके 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। शुक्र केतु की जोड़ी, देखिए 12वें घर के शुक्र तो देखिए बहुत अच्छे होते हैं, मैं कई बार इस चीज को बताता हूं। लेकिन शुक्र और केतु की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि दोनों ही विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। केतु जहां वैराग्य है, शुक्र माया है। शुक्र अटैचमेंट है तो केतु डिटैचमेंट है। इसीलिए शुक्र और केतु की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती। राहु और शुक्र की जोड़ी तो वन ऑफ द बेस्ट पेयर्स है आज के टाइम में।
क्योंकि दोनों की प्रकृति एक जैसी है। राहु भी डिटैचमेंट, राहु इज एम्बिशन, शुक्र कहीं ना कहीं माया है, लक्ष्मी है। लेकिन केतु एकदम विपरीत है, इसलिए इन दोनों की जोड़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब शुक्र को केतु अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि ये भी दैत्य हैं, ये भी दैत्य हैं, और ये दैत्याचार्य हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे बने। कई बार ऐसा होता है कि गुरु से भी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट हमेशा होती है। इसलिए 12वें घर में शुक्र केतु की जोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। लेकिन पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। दूसरे घर के स्वामी केतु के साथ बैठे हैं 12वें घर में। अगर आप अपने इनकम में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस ऑफ इनकम ढूंढना चाहते हैं, पूरा योग है। या फिर आप अपने, क्योंकि केतु के साथ बैठे हैं, लेट्स से आप कुछ नया सीखना चाहते हैं टू इंक्रीज योर इनकम, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। शुक्र आपके नवमेश हैं और 12वें घर में केतु के साथ बैठे हैं। अचानक से कुछ लोगों का धार्मिक यात्रा का दर्शन मिलेगा, बनेगा, या धार्मिक दर्शन का योग बनेगा। किसी धार्मिक स्थल पर, किसी तीर्थ स्थल पर जाने का योग बहुत शुभ यहां पर बन रहा है। और नवमेश जब केतु के साथ आते हैं तो 12वें घर में स्पेशली, तो किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी गुणी व्यक्ति के द्वारा कोई गाइडेंस भी प्राप्त हो जाती है। और ये अपने आप ही होता है। आप जाइए तीर्थ स्थलों में, आपको कभी कभी अचानक से कोई चलता व्यक्ति कुछ सलाह दे देगा और लोगों के काम बन जाते। कितने बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है। कितने किस्से हैं कि कोई काशी में घूम रहा था, किसी अचानक से किसी संत ने आके, किसी अघोरी ने आके, किसी साधु ने आके कुछ बात बोल दी और वो उस व्यक्ति के काम आ गई। तो तभी तो इनको तीर्थ स्थल कहते हैं। यहाँ पे क्या कब कैसे प्राप्त हो जाए किसी को नहीं पता, क्योंकि तीर्थ स्थलों तक पहुंचना भी तो एक योग ही होता है। अब जो लोग काशी आदि में जन्मे हैं उनका तो कोई भाग्य होगा, बाकी तो हम जैसे लोग हमेशा प्रयत्न ही करते रहते समय निकालने, कुछ निकालने की, इन जगहों पे जा पाए। तो यहाँ पे जाने के भी योग होते हैं। तो ये वो योग बन रहा है कि आपको तीर्थ स्थल पर जाने का मौका मिले। लेकिन शुक्र मैरिड लाइफ के कारक हैं, लव लाइफ के कारक है। उनका केतु के साथ बैठना और मंगल से दृष्ट होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि मैरिड लाइफ और लव लाइफ दोनों में दिक्कत आने वाली है। सप्तम में शनि ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आ सकते हैं। डिटैचमेंट से लेकर इंटीमेसी की प्रॉब्लम, रोमांटिक फीलिंग ना होना। कई बार ऐसा होता है कि इवन लव लाइफ में ऐसा होता है कि आप रिलेशनशिप में रहे हैं 2-3 साल, बट आफ्टर मैरिज आपका एक जो रोमांटिक इंटीमेसी है किसी के प्रति वो खत्म हो जाती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा योग दिखता है कि यहाँ पे इंटीमेसी, नॉट ओनली फिजिकल, इमोशनल, रोमांटिक, उसमें प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है। आपको अपने पार्टनर से अटैच्ड फील नहीं होगा। एंड सेम गोज फॉर लव लाइफ, यानी कि लव लाइफ, मैरिड लाइफ, दोनों में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें। नवमेश केतु के साथ है तो बॉसेस का साथ नहीं मिलेगा। नवम में मंगल है तो बॉसेस से झगड़े भी हो सकते हैं। और पिताजी की सेहत का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवम में मंगल है और नवमेश शुक्र पर केतु का और मंगल का प्रभाव है। ये पिताजी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये शुक्र का गोचर मिश्रित सा प्रभाव आपके लिए दे रहा है। अगला गोचर होगा 7 जुलाई को। हाँ, ये थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये गोचर नॉर्मल नहीं है, ये पीछे जाने वाला गोचर है। यानी कि बुध पतित हो जाएंगे। बुध जून के अंत में वक्री हो गए थे, अब वो पीछे जाते जाते 10वें घर में गिर जाएंगे। इसको कहते हैं ग्रह का पतित होना। एक राशि में 30 डिग्री ही होती है, या एक भाव में कह लीजिए। अब भाव चलित आदि वगैरह वो अलग थ्योरी हो जाती है, लेकिन हम अगर नॉर्मल ही देखें तो एक लग्न और एक राशि, एक भाव 30 डिग्री का, वो भाव चलित वगैरह में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो यहाँ से ग्रह जब पीछे जाता है तो वो 10वें घर में या पिछले घर में गिर जाता है। अगर वो आगे बढ़ेगा तो 30 डिग्री पार करेगा तो आगे चले जाएगा। 0 से 30 डिग्री बांटते हैं, तो जब वो पीछे जाएगा 0 डिग्री पार करते वो पिछली राशि में गिर जाता है। तो उसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। कई लोगों को पता भी होगा जो रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं, नहीं पता तो उनके लिए मैं हमेशा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। अब ये बहुत वॉलेटाइल स्थिति है। एक पतित ग्रह बहुत खतरनाक होता है। ऊपर से वो आपके लग्नेश हैं,
ऊपर से वो 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं सूर्य के साथ, और ऊपर से वो राहु से दृष्ट हैं। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दिख रही हैं। बहुत खराब दशा अंतर्दशा है तो जॉब जाने के बहुत स्ट्रांग योग है। अदरवाइज भी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बॉसेस आपका जीना एकदम दुश्वार कर देंगे, खराब कर देंगे। राहु का प्रभाव यानी कि आप खुद ही अपने दुश्मन बनेंगे, आपको दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं होगी। इतनी गलतियां, इतनी मिस्टेक्स। तो ये 7 जुलाई से 24 जुलाई ये अब अच्छा कार्य क्षेत्र के लिए तो है ही, लेकिन आपके लग्नेश भी तो हैं। छठे घर से राहु देख रहे हैं, 12वें घर के स्वामी के साथ हैं। मेडिकल प्रॉब्लम भी दिख रही है, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। तो ये टाइम बहुत खतरनाक है। अब जिनको लगता है कि मैं नेगेटिव बताता हूं तो भाई आप, मैं हमेशा कहता हूं आप वही वीडियोस देखिए जहां पे आपको केवल मन बहलाने के लिए चीजें बोली जाती हैं, क्योंकि राशिफल का कोई फायदा नहीं देखने का अगर आप नेगेटिव चीजों से अपने आप को बचा के ना रखें। मन बहलाने के लिए और अगर आपको मोटिवेशन के लिए देखने हैं तो ज्योतिष के बहुत चैनल हैं, हमेशा आपको रोज करोड़पति बनाएंगे। रोज अलग अलग 144 साल बाद योग बन रहा है, 150 साल बाद योग बन रहा है, कल ही आप एकदम भाग्य विधाता बन जाएंगे, वो देखिए। लेकिन असल में अगर राशिफल का फायदा उठाना है तो वही व्यक्ति उठाता है जो नेगेटिव टाइम से बच के रहता है। तो ये फिर से कहूंगा 7 से 24 जुलाई कन्या वालों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। करियर, हेल्थ, इमोशनल लाइफ, फाइनेंसेस, ये बहुत डामाडोल रहेंगे यहाँ पे। और क्योंकि वक्री बुद्ध बुद्धि के कारक हैं, वक्री हैं तो उल्टी खोपड़ी, उल्टी बुद्धि, ऊपर से राहु का प्रभाव, यानी कि द कैपेबिलिटी टू टेक ब्लंडर ऑफ अ डिसीजन वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना, अपने आप को बहुत संतुलित रखना है, किसी की बातों में नहीं आना, काम पर फोकस, हर चीज़ पर फोकस, क्योंकि जहाँ फोकस हटा वहीं पे प्रॉब्लम हुई, नज़र हटी दुर्घटना घटी। ये जब जब भी आप पहाड़ों पे जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी जगह पे दूर पे देखने को मिल जाएगा कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, क्योंकि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस या इवन हाईवेज पे भी होता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी स्पीड होती है या पहाड़ों पे इतना खतरनाक जगहें होती है कि आपको कुछ सेकंड की एक दो सेकंड की गलती कैन कॉस्ट यू। तो इसी प्रकार से यहाँ पे तो सेकंड की बात नहीं, लेकिन एक लंबा अरसा है 7 से 24 जुलाई, बी वेरी केयरफुल। अगला गोचर होगा 16 जुलाई को सूर्य का, कहाँ पे आ जाएंगे, कर्क में। शिवराज योग बहुत सुंदर योग है, साल में एक बार बनता ही है, लेकिन यहाँ पे जब ये बन रहा है तो गुरु उच्च के हैं और 11वें घर में है। सूर्य 12वें घर के स्वामी है। विदेश के काम, वीजा के काम जो अटक रहे थे पूर्ण होंगे। कोई सरकारी काम अटक रहा था वो पूर्ण होगा। जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब का आपका एप्लीकेशन है, कोई इंटरव्यू है, कोई रिटर्न एग्जाम है, गवर्नमेंट जॉब के बहुत अच्छे योग हैं। आप स्टूडेंट हैं और आपके सरकारी काम, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम अटक रहे हैं, उसके बहुत अच्छे योग हैं। कोई सरकारी काम सालों से अटका हुआ था तो ये योग बहुत अच्छा बन जाता है। और क्योंकि गुरु के साथ हैं तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेम फेम का योग भी है, तो ये योग बहुत सुंदर बन रहा है, इसका लाभ उठाइए। 26 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे तो ये थोड़ा रिलीफ है। 24 जुलाई को, तो 24 जुलाई के बाद थोड़ा सा जीवन में क्लैरिटी वापस आएगी, स्थिरता वापस आएगी, सोच में विकास होगा, सोच में सकारात्मकता आएगी और हेल्थ हेल्थ भी रिकवर करेगी। तो फिर से मैं कहूँगा 7 जुलाई से 24 जुलाई बी वेरी केयरफुल। गणेश जी की उपासना कीजिए, महादेव की उपासना कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। लेकिन शनिदेव ने बोला कि मैं क्यों पीछे रहूं, क्योंकि जब मुझे सभी ब्लेम करते हैं तो मैं भी थोड़ा अपना असर दिखाता ही हूं, क्योंकि ये तो सत्यता है कि जो व्यक्ति ज्योतिष को नहीं भी जानता ना, वो भी सबसे पहले शनिदेव पे ही आरोप डालता है। बल्कि शनि हमेशा आपको आपके ही कर्मों के फल देते हैं, इसलिए वो वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई को। 2-3 दिन तो लगेगा, 24 जुलाई के बाद अब जीवन संवर रहा है। लेकिन जैसे ही शनि वक्री हुए, लग्न को देखा, अब वो भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, लग्न को भी देख रहे हैं, चौथे घर को भी देख रहे हैं, और वो छठे घर के स्वामी हैं। ऑब्स्टेकल्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे,
चीज़ें रुकना स्टार्ट हो जाएंगी, स्टैग्नेशन आ जाएगी, थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ी डिप्रेसिव फीलिंग, क्योंकि लग्न और इमोशन के भाव को देख रहे हैं, और फिर से एक वैराग्य का भाव आ जाएगा। तो ये जुलाई का महीना बहुत अप्स एंड डाउन्स भरा दिख रहा है, जहां पे कभी खुशी कभी गम, थोड़ा लगेगा कि अभी ठीक हो रहा है, तभी एकदम चीजें विपरीत हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से ये वक्री शनि, खैर इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ही, क्योंकि शनि हर साल वक्री होते हैं 3 4 4 साढ़े 4 महीने के लिए, तो बहुत चीजें बदलते हैं। लेकिन क्योंकि आपके लग्न पर सीधा प्रभाव है, सबसे पहला इम्पैक्ट आपका यही होगा कि जुलाई के एंड से आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि वो पंचमेश भी है, तो आपको बहुत कुछ सुधारने का मौका भी देंगे। जैसे मैंने कहा, ये एक अलग बड़ा टॉपिक होगा, तो जब वो, अभी तो हम बहुत दूर है वहां से, जब वो समय आएगा तो अवश्य उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था जुलाई का हालचाल। अब चलते हैं अगस्त की तरफ। अब चलते हैं अगस्त के महीने की तरफ। अगस्त का महीना ठीक है, 2 ग्रहण लग रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो 2 ग्रहण हैं वो कोई बहुत बुरे नहीं होंगे। कई लोगों के लिए, कई लग्नों के लिए बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं अभी कन्या तक आ चुका हूं, तो आपके लिए उतने बुरे नहीं दिख रहे। पहला जो गोचर होगा 1 अगस्त को होगा शुक्र का। शुक्र आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, नीच की अवस्था के हो जाएंगे। लग्न के शुक्र कोई बुरे नहीं होते, नीच का भी ग्रह कोई बुरा नहीं होता, कुछ चीजें बिगड़ती हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन धनेश का लग्न में आना पैसे के लिए अच्छा है, भाग्येश का लग्न में आना भाग्य का साथ दिखाता है। तो यहां से चीजें जो थोड़ा वक्री शनि के प्रभाव के कारण चीजें मंद हुई थी ना, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होगी, स्पेशली फाइनेंशियल एरियाज में। लेकिन ये जो शनि है, ये अपनी वक्र दृष्टि से भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं और भाग्येश को भी देख रहे हैं, इसलिए भाग्य पूरा प्रज्वलित नहीं होगा। यानी कि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि चीजें थोड़ी अटकेंगी, एकदम खराब नहीं हो जाएगा, लेकिन जहां एकदम स्मूथ चल रहा है सब कुछ और 99% पे आके चीजें अटक जाएंगी, फिर कुछ प्रयासों से वो पूर्ण होंगी। तो ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, हिंड्रेंस, गतिरोध, गति में अवरोध, यानी कि कार्यों का रुकना, ये एक आपका स्टोरी रहेगी अगस्त की। तो कुछ भी करें उसके लिए अपने ऑप्शंस खुले रखें, कि एक काम अगर इस प्रकार से नहीं बन रहा तो उसके लिए कुछ और ऑप्शन यूज करें। तो अगर आपने अपने आप को इस प्रकार से ढाल के रखा तो फिर भी काम बन जाएंगे, लेकिन जहां आपने थोड़ी कोताही बरती, थोड़ा लेजीनेस लाए, वहीं आपके काम अटकना शुरू हो जाएंगे। कुछ वाहन आदि खरीदने के लिए ठीक ठाक योग है, और क्योंकि भाग्येश लग्न में है तो ये महीना भी कहीं ना कहीं आपका धार्मिक जगहों पर जाने के लिए अच्छा है। लेकिन ध्यान ये देना है कि अभी सप्तम भाव में शनि है, और शुक्र जो कारक हैं मैरिड लाइफ के, वो नीच के हो चुके हैं, और अब उन पर वक्री शनि की दृष्टि भी है। तो ये लव लाइफ और मैरिड लाइफ में जो दिक्कतें आई थी जुलाई में, उसमें कुछ रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा। ट्रस्ट इश्यूज होंगे दोनों में ही, किसी और की तरफ ध्यान जाएगा, और जो एक लैक ऑफ इंटीमेसी स्टार्ट हुई थी जुलाई में, लैक ऑफ अटैचमेंट स्टार्ट हुआ था, वो बढ़ेगा। आजकल बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें हो चुकी हैं, क्योंकि आजकल लोग रियल लाइफ में ज़्यादा जीना पसंद कर रहे हैं, रियलिटी से दूर हैं, क्योंकि ऑनलाइन वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो बहुत सुंदर होती हैं, पर वास्तविकता उससे दूर होती है। और कई लोग उसी चौकाचौंध में अपनी मैरिड लाइफ को आज की डेट में ख़राब कर रहे हैं, कि वो ये कर रहे हैं हम ये क्यों नहीं कर रहे, वो घूम के आए हम क्यों नहीं घूम के आए। कई तो ऐसे लोग होते हैं जो रियल लाइफ उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी रियल लाइफ बहुत ख़राब है। इसलिए कभी भी, मैं तो हमेशा कहता हूं, अपने जीवन को तुलनात्मक मत रखिए। आपके संघर्ष आपके हैं, आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध, आपके कर्म आपके हैं। और इससे मैं हमेशा ये भी कहता हूं कि ज्योतिष की भी एक सीमा होती है। प्रारब्ध बहुत बड़ा खेल खेलता है। हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के जैसी कई कुंडलियां हो, वो लोग भी अपने जीवन में आगे तक पहुंचे होंगे, लेकिन वो प्रारब्ध ही था उनका जो उनको
प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब बाद में बैठकर हर ज्योतिषी बैठ के बोल देगा कि मैंने उनका एनालिसिस करके ये देखा है वो देखा है, वो कुछ नहीं होता। प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ज्योतिष की भी एक सीमा है, हर विद्या की एक सीमा होती है, प्रारब्ध से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो यहां पर आपको अपने मैरिड लाइफ में बहुत केयरफुल रहना है। अपनी मैरिड, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अचानक से मैरिड लाइफ को तहस नहस कर दें, और जिसमें सबसे बड़ी चीज चीटिंग ही होती है। तो अपने मन को थोड़ा नियंत्रित रखें। अगर पार्टनर की तरफ से भी ऐसा कुछ हो रहा है तो देखें क्या चल रहा है, और थोड़ा संयम बनाकर रखें। मैरिड लाइफ, लव लाइफ दोनों पर ही बुरा प्रभाव दिख रहा है। इसके बाद बुध कर्क में आ जाएंगे। 11वें घर में आपके 3 ग्रह हो गए, जिसमें एक लग्नेश भी है। ये फिर से भौतिक चीजों के लिए अच्छा है। अगर आपकी जॉब लेट से पतित बुध के कारण गई थी तो जॉब दोबारा मिल जाएगी। लग्नेश है 11वें घर में, उच्च के गुरु के साथ हैं, दोनों चारों केंद्रों के स्वामी लाभ स्थान में हो गए। तो ये जो वक्री शनि का प्रभाव होता धीरे धीरे करके कम होगा। फाइनेंशियल लाइफ में एटलीस्ट कुछ इच्छाओं की पूर्ति होगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा फिर से योग बन गया। बुद्ध आदित्य योग बन गया तो बुद्धिमता साथ देगी। जो वक्री बुद्ध के कारण गलतियां करी थी जुलाई में पतित बुद्ध के कारण, उसको सुधारने का मौका मिलेगा। और ये बहुत बड़ी कोई इच्छा पूर्ति भी आपका दिखा रहा है। 3 ग्रहों का प्रभाव 11वें घर में इच्छा पूर्ति, एसेट्स की वृद्धि और जीवन की गति के लिए अच्छा होता है। तो ये वक्री शनि को काउंटर करेंगे। लेकिन 12 अगस्त को ग्रहण लग जाएगा, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। और अमावस्या कब होती है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। अब 11वें घर का ग्रहण बहुत बुरा नहीं होता। तो यहां पे हो सकता है आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज भी आ रही। कोई पैसा फंसा हुआ था, कोई पैसे कमाने के नए रास्ते, जैसे मैंने कहा जॉब गई थी तो दोबारा जॉब लग सकती है। तो ये उतना बुरा नहीं है। लेकिन क्योंकि ग्रहण 11वें घर में है जहां पे लग्नेश भी है, सेहत का ध्यान दीजिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशली। और क्योंकि गुरु भी साथ में, चारों केंद्रों के स्वामी साथ में है, तो यहाँ पे आप लालच में आकर अपना ही काम बिगाड़ सकते हैं। तो 12 अगस्त के 4-5 दिन इधर, 4-5 दिन उधर, थोड़ा लालच को संयम में रखेंगे, लालच पे नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्र के बाद गोचर होगा मंगल का। तो मंगल जो है वो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 2 अगस्त को। 1 अगस्त को हुआ शुक्र का गोचर, 2 अगस्त को हुआ मंगल का गोचर। तो अब ये अच्छी स्थिति है क्योंकि 10वें घर में मंगल दिग्बली होते हैं। तो ये स्थिति काफ़ी करियर के लिए अच्छी रहेगी। 8वें घर के स्वामी है तो जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा। उपचय भाव के स्वामी है, उपचय भाव में आ गए और यहाँ से वो लग्न को देख रहे हैं। तो ये जो शनि का प्रभाव था ना, वक्री शनि का, वो थोड़ा कम होना शुरू होगा। अपने कार्य कुशलता पर विश्वास बढ़ेगा, जॉब लगने का योग बन जाता है और व्यक्ति का आत्म सम्मान भी बढ़ता है, आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वक्री शनि के कारण जुलाई के अंत में, अगस्त के स्टार्टिंग पार्ट तक बहुत मंदता रहेगी, लेकिन धीरे धीरे करके ये मंगल का गोचर उस मंदता को काउंटर करेगा। और क्योंकि मंगल यहाँ से लग्न और चौथे घर दोनों को देख रहे हैं, इसलिए प्रॉपर्टी का योग भी बन जाता है। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बहुत सुंदर यहाँ पे बन रहा है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं और केतु भी, तो ना फैमिली में थोड़ी डिस्टर्बेंस दिख रही है। माता जी की सेहत के लिए और फैमिली में थोड़ा डिस्टर्बेंस यहाँ पर दिख रहा है, इसका ध्यान दीजिएगा। इसके बाद होगा गोचर बुध का कर्क में, और वो आपके बुध पहले यहीं पे थे, गलत दिखा रखे हैं मैंने। तो बुध यहाँ पे आपके 10वें घर में ही होंगे। मंगल के साथ उनकी युति बहुत कम टाइम की होगी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा उन पर अंकित नहीं किया। तो बुध आपके 11वें घर में चले जाएंगे 5 अगस्त को। तो मंगल 2 को आए तो ज़्यादा उनकी युति नहीं थी, तो इसलिए ज़्यादा मैंने उस पर अंकित नहीं किया। लेकिन बुध 11वें घर में आपके आ जाएंगे 5 अगस्त को। तो ये 11वें घर में 3 ग्रहों की युति, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति, जिनकी जॉब गई थी पतित बुध के कारण, उनकी जॉब दोबारा लगने का योग यहाँ पर बन जाता है। और एक प्रकार से इच्छाओं की पूर्ति, जीवन की गति फिर से वक्री शनि के प्रभाव को यहाँ पर काउंटर करेंगे, क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी होती जा रही है। बुध आदित्य योग भी बन गया, गुरु के साथ बैठे हैं तो भाग्य भी साथ देगा। और सारे केंद्रों के स्वामी बुध, बृहस्पति 11वें घर में है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पूरे जीवन में जो सुधार की आवश्यकता थी वो यहां से शुरू हो जाएगा।
भौतिक सफलता हो, भावनात्मक हो, करियर, बिजनेस, हर चीज में थोड़ा सा रिलीफ, थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद सूर्य ग्रहण लगेगा 12 अगस्त को। अब आपके लिए सूर्य ग्रहण कोई बहुत बुरा नहीं होगा। कई लोगों के लिए थोड़ा बुरा दिख रहा है, लेकिन आपके लिए बहुत बुरा नहीं रहेगा। 11वें घर का ग्रहण रुका हुआ काम, रुका हुआ पैसा दिलवाता है। और क्योंकि 11वें घर में हो रहा है, तो कभी कभी व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम से निकलने का अचानक से रास्ता भी मिल जाता है। बस ध्यान ये देना है कि लालच से बचना है, क्योंकि 11वें घर का ग्रहण व्यक्ति को कभी कभी इतना ललचा देता है, लालच ले आता है कि जो उसको प्राप्त भी हो रहा होता है ना, वो उसको भूलकर उन चीज़ों के पीछे भागता है, जिससे उसका वो काम भी अटकता है, ये काम भी अटकता है। हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा हुआ होता होगा कि हम लालच में आके जो हमें मिल रहा है उससे ज़्यादा पाने की प्राप्त की कोशिश में, लालच में किसी और चीज़ के पीछे भागते हैं। वो भी हाथ से जाता है, ये भी हाथ से जाता है। तो ये वैसा ही टाइम है। थोड़ी अपने वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिएगा। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य आ जाएंगे आपके 11वें घर में, सॉरी 12वें घर में। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि सूर्य बॉसेस के कारक हैं, सरकारी चीज़ों के कारक हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। अब क्योंकि 12वें घर के स्वामी केतु के साथ आ गए, तो यहाँ पे इस टाइम के बाद आपके वीज़ा आदि के काम अटक सकते हैं। तो अगर आपके वीज़ा के काम अटक रहे हैं या वीज़ा का काम कोई है अगस्त में, तो उसको पहले ही करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अगर आप करेंगे तो 1 महीना बहुत अच्छा नहीं है। बॉसेस से प्रॉब्लम होगी, सरकारी बाधाएं, सरकारी काम अटक सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिए। और इसके बाद बुध आ जाएंगे सिंह में, आपके 12वें घर में ही। अब लग्नेश 12वें घर में, 12वें घर के स्वामी के साथ और केतु के साथ, ये फिर से दिखा रहा है कि थोड़ी बाधाएं बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि लग्नेश 12वें घर में है, तो ये सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कौन सा तारीख है? 22 अगस्त। सडन इंजरीज, सर्जरीज के योग बनते हैं यहाँ पे, और नुकसान भी हो सकता है थोड़ा धन का और सेहत का। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स, नसों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ये तंग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा जटिल है। और 28 अगस्त को आपके ग्रहण लगेगा। अब सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर, तो चंद्र ग्रहण कहाँ लगेगा? पूर्णिमा पर। अब ये भी आपके लिए कोई बुरे भाव में नहीं लग रहा। तो उपचे भावों में ग्रहण यानी कि आपको जीवन में आगे बढ़ने के मौके तो अगस्त देगा, लेकिन आपको वो सारे मौके कंफर्ट जोन से बाहर वाले मिलने वाले हैं। तो अगर आपको अगस्त का फायदा उठाना है तो कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। बस एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि छठे घर में ग्रहण यानी कि गुप्त शत्रु एक्टिवेट हो जाएंगे, तो अपने गुप्त शत्रुओं पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अन्यथा देखा जाए तो अगस्त का महीना कोई बहुत बुरा नहीं दिख रहा आपके लिए, मिश्रित प्रकार का ही दिख रहा है। अब चलते हैं सितंबर की तरफ, चलते हैं सितंबर के महीने की तरफ। सितंबर का महीना थोड़ा सा बेटर है। जुलाई, आई थिंक तीनों महीनों में से जुलाई सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा आपके लिए। अगस्त उतार चढ़ाव भरा होगा, सितंबर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पहला ही गोचर 2 सितंबर को शुक्र का होगा, धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे। अपनी राशि के हैं, भाग्येश हैं, लक्ष्मी स्थान के स्वामी धन स्थान में। जो धन से संबंधित दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। करियर में ग्रोथ दिख रहा है, पैसे का ग्रोथ दिख रहा है, बिजनेस में ग्रोथ दिख रहा है। और जो भाग्य भी, अभी क्या है कि वक्री शनि भाग्य स्थान और भाग्येश दोनों को देख रहे थे, अब एटलीस्ट भाग्येश तो निकल गए वहां से। तो सितंबर का महीना भाग्यशाली रहेगा। सितंबर का महीना आपका भाग्य बिल्कुल साथ देगा। पैसे के काम बनेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, और घर में भी जो काम अटक रहे थे, संबंधों में जो विकार आ गए थे, उनको भी ठीक करने का अवसर प्राप्त होगा। 7 सितंबर को अगला गोचर होगा, किसका होगा? बुध का होगा। कहाँ पे आएंगे? 12वें घर से लग्न में आ जाएंगे। लग्नेश होने के नाते लग्न में राजयोग, दशमेश होने के नाते लग्न में राजयोग, और बुध होने के नाते केंद्र में स्वराशि के पंच महापुरुष योग। तो ये बहुत ही शुभ योग आपके लिए बन रहा है। भद्र नाम का, भद्र नाम से ही कितना
क्लियर है। भद्र मतलब शुभता, शुभ। आनो भद्रा कृतवो यंतो विश्वतो दबधासो। जब भी हम कोई भी पूजा अनुष्ठान शुरू करते हैं ना, सबसे पहले स्वस्ति वाचन या भद्र स्वस्ति वाचन तो उसमें पाठ है, सबसे पहले भद्र सूक्तम गाते हैं। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतो दबधासो। तो वहीं से जब नाम ही भद्र है तो यानी कि आपके जीवन में शुभता का आगमन होगा। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सितंबर का महीना एक प्रकार से जीवन के कई कष्ट हरेगा, क्योंकि जब लग्नेश की स्थिति इतनी अच्छी हो गई, भाग्येश की स्थिति अच्छी हो गई, कर्मेश की स्थिति अच्छी हो गई, तो ऑल इन ऑल बहुत प्रोग्रेस दिखेगी। अगर जॉब चली गई थी, रिसेंटली बुद्ध के कारण गई थी या पहले से गई होगी, अभी कई बार कई लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनकी जॉब गई हुई है, 7-8 महीने हो गए जॉब नहीं लग रही, क्योंकि जॉब का मार्केट डाउन है, बहुत चीजें चेंज हो रही हैं। कुछ लोग ये डरा रहे हैं, कुछ ज्योतिषी डरा रहे हैं कि जॉब्स ही खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट शनि का बदलाव जब पूरा 30 साल का काल चक्र होता है, जॉब मार्केट बदलता है। अभी वही फेज है। आने वाले टाइम में इससे भी बेटर जॉब्स होंगी, लेकिन वो टेक्निकल लेवल पर आपको और रिफाइनमेंट चाहिए होगा। दैट्स वाई आपको स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे आगे बढ़ना है तो अपनी स्किल पर ध्यान दीजिए। लेकिन जॉब लगने का योग अच्छा है। इवन लग्नेश की स्थिति अच्छी है तो विवाह का योग भी बन जाता है, क्योंकि ये भाव सप्तम से सप्तम है। अगला योग होगा 17 सितंबर को सूर्य का। सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे। ठीक है, 12वें घर के स्वामी होने के नाते थोड़े खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन बुध आदित्य योग बन गया तो सरकारी काम जो अटके थे, वीजा के जो काम अटके थे, वो पूर्ण हो जाएंगे। और इनको मंगल भी देखेंगे भले ही एक दिन के लिए, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। 18 सितंबर को वो योग बनेगा जो 12 वर्षों बाद बनेगा, क्योंकि गुरु और मंगल का नीच भंग। अब देखिए, मंगल तो हर 2 साल में नीच के होते हैं। अब जब वो नीच के होंगे तो उनका नीच भंग चंद्रमा से बन सकता है, लेकिन मंगल नीच के और गुरु उच्च के ये तो 12 साल बाद ही होता है। तो इसलिए योग, और जितना योग की प्रोबेबिलिटी बनने की कम होगी ना, वो उतना ही योग ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। अब जैसे बुद्ध आदित्य योग है, बहुत कॉमन योग है। गजकेसरी योग है, बहुत कॉमन योग है। केंद्र त्रिकोण के राजयोग हैं, ये बहुत कॉमन होते हैं। इसलिए इनका प्रभाव कोई उतना स्पेशल नहीं होता, होता है अच्छा। लेकिन जो बाकी सौभाग्य योग एक होता है, बहुत विशेष कुंडलियों में वो पाया जाता है। महालक्ष्मी योग होता है, नीच भंग प्रॉपर बना हुआ, विपरीत राजयोग बना हुआ, ये बहुत बहुत इनकी इनकी कैंसिलेशंस भी होते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ योगों को समझना भी एक अपने आप में एक बहुत उसमें लर्निंग की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ योगों के बारे में ज्योतिष शास्त्रों में बताया है, वहीं उनके बहुत कैंसिलेशंस भी दिए हुए हैं। लोग केवल वो योग देख के खुश हो जाते हैं, अरे मेरी कुंडली में गजकेसरी योग है, मेरा तो एकदम लाभ ही लाभ है। अब मैं कहता हूँ ना, कई कई बार लोग ज्योतिष सीखते हैं 3-3 दिन में, वो कभी आके मुझसे ही पूछते कि मेरा तो ये योग बन रहा है। तो मैंने कहा आपका अपना भाग्य स्थान देखिए। ऐसे कितने योगों के कैंसिलेशन केवल भाग्य स्थान में किसी बैठे ग्रह के कारण कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वो समय है जब आपका भाग्य जो है वो बिल्कुल परस्पर साथ देने वाला है, कई काम आपके बनने वाले हैं। और ये नीच भंग का 11वें घर में बनना प्रॉपर्टी के लिए अच्छा, रुके कामों के लिए अच्छा, गुप्त धन के लिए अच्छा, हिम्मत के लिए अच्छा, पराक्रम के लिए, एसेट्स के लिए, अपनी दुविधाओं को दूर करने के लिए, अपनी चुनौतियों को दूर करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप सोचेंगे मैं कुछ भी कर सकता हूं। बहुत श्रेष्ठ है। एसेट्स, इनकम, हर चीज में वृद्धि होगी। बल्कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है इन सारे एरियाज में ना, वो भी आपकी दूर हो जाएंगी। बहुत श्रेष्ठ है, बहुत श्रेष्ठ। इसके बाद 26 सितंबर को बुध का गोचर होगा और वो भी धन स्थान में चले जाएंगे। तो आपके लिए तो सब कुछ ही अच्छा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लग्नेश धन स्थान में, धन स्थान के स्वामी के साथ, भाग्य स्थान के स्वामी के साथ, और 11वें घर से मंगल देख रहे हैं जो अष्टमेश है। तो अचानक से धन प्राप्ति महीने के अंत में हो सकती है।
ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है कि अभी तो देखिए हमारी परिधि कहाँ तक है, सितंबर तक, लेकिन अक्टूबर के शुरू में शुक्र वक्री हो रहे हैं और सितंबर के अंत तक आते आते शुक्र की गति कम हो जाएगी और ये शुक्र पर राहु का प्रभाव भी है। तो सितंबर के अंत में कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल निर्णय ना लें, स्पेशली जहां पे आपको डाउट हो। अदरवाइज देखा जाए तो ये सितंबर का अंत भी आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से जुलाई अगस्त सितंबर में आई थिंक जितना मैं समझ पाया हूं आपके लिए, तो जुलाई ही थोड़ा क्रिटिकल ज़्यादा दिख रहा है। अगस्त उतार चढ़ाव लेकिन अच्छा भी है कुछ, और सितंबर तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो ये था 3 महीने का विवरण मेरी तरफ से। अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको किसी भी मंदिर में देसी कपूर, मूंग की दाल और घी का दान करना है। कितना करना है आपके ऊपर है। अगला उपाय है कि आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है जिसमें ढक्कन हो, वो ढक सके आप। उस पात्र में जल, जौ के दाने, गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ, गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, और कुछ सफ़ेद और काले तिल के दाने, ये मिलाकर एक पीपल के पेड़ के जड़ में छोड़ाइएगा, वहाँ पे रख के आ जाइएगा, पीपल के पेड़ के नीचे। थोड़ा तंत्रोक्त उपाय है जो आपके बुद्ध पतित हैं उसके कारण। अगला उपाय है आपको महादेव के सामने बैठकर पहले उनको 5 बेलपत्र और 5 पान के पत्ते अर्पण करने हैं। ओम वामदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करके और घी के दिए भी 2 अर्पण करने हैं और उनका पंचामृत से अभिषेक करना है। गणेश जी को सिंदूर अर्पण कर कर मोदक का भोग लगाएं और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी गौशाला में हरे चारे की दान की व्यवस्था करें। तो ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।